हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 2 की प्रश्नावली 3 की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में एक एक डाउट, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियरली समझाया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आपकी अध्याय 2 प्रश्नावली 3 की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में चर्चा कर लें, जिन बेसिक्स का आपको इस पूरे प्रश्नावली में काम आने वाला है। तो आइए देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, दो चरों का रैखिक समीकरण। क्या हम पढ़ रहे हैं? दो चरों का रैखिक समीकरण हमारे पाठ का नाम है। यानी कि हमें जो समीकरण देखने को मिलेगा उसमें कितने चर उपस्थित होंगे? दो चर। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल ले लें, 3x + 5y बराबर 6, इस प्रकार का समीकरण मिल जाएगा। या दूसरा अगर हम बात कर लें तो 9x + 3y बराबर कितना? 12 मान लेते हैं। यानी कि इस प्रकार के आपको, ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण। अब देखिए, इस समीकरण को अगर हम कॉमनली भाषा में लिखें, ये तो हमें एक मान दिया होगा, लेकिन इस भाषा को अगर निरूपित करने वाले लैंग्वेज में इसको लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? ax लिख सकते हैं। इसको अगर निरूपित करने वाली भाषा में लिखें तो ax लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख सकते हैं, 5 को हम by लिख सकते हैं, बराबर अचर पद को हमेशा क्या लिखा जाता है? c से निरूपित किया जाता है। अचर पद यानी कि जो कभी न बदले। जैसे यहाँ क्या है? 6। अब 6 इंडिया में रहेंगे तो भी 6 ही रहेगा। पाकिस्तान में जाएंगे, चाहे अमेरिका में जाएंगे, चाहे यूरोप में जाएंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे, 6 जो है 6 ही रहेगा, 6 का मान बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ अगर x की बात करें तो x का मान इस समीकरण के लिए अलग होगा, इस समीकरण के लिए अलग होगा। तो यानी कि x क्या है? बदल रहा है। x का मान हर एक जगह पर अलग अलग है, तो इसलिए x क्या है? चर है। x क्या है? चर है। और ये क्या है? कांस्टेंट है। 6 क्या है? कांस्टेंट है, अचर है। यह क्या है? x, y, z, यानी कि जो अल्फाबेटिक रूप में होते हैं वे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं। लेकिन जो 6 है या कोई भी संख्या जो होती है वह क्या होती है? कांस्टेंट होती है, अचर होती है। अब देखिए, यहाँ पे a b c के रूप में निरूपित कर दिए। समीकरण 2 है, इसलिए इसको a1, b1 और c1 के रूप में निरूपित कर लेते हैं। दूसरे समीकरण के लिए अगर हम बना दें तो a2x + b2y बराबर c2, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसको a b c के रूप में हमें लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, a b x और y का मान निकालने के लिए अगर आपके पास दो समीकरण है तो इसे कहते हैं रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण का मतलब हुआ कि यह जो दिया गया समीकरण है एक सीधी रेखा का समीकरण है। जैसे अगर एक रेखा यहाँ ऐसे जा रही है, इसको मान लेते हैं कि पहली रेखा है, तो इसका जो समीकरण है वह आपका पहला समीकरण है। एक रेखा आपकी इस प्रकार से आ रही है जो कि दूसरी रेखा है, तो इसका समीकरण क्या है? ये है। अब देखिए, एक्स वाई यानी कि जो समीकरण में आपका चर रहेगा उस चर का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? अगर एक जनरली तौर पर देखें, अगर हम जनरली तौर पर देखें तो जनरली तौर पर जहां पे इस रेखा का कटान बिंदु होता है वहीं पे समीकरण का हल का मतलब उसका मान, उसका मूल, तो इस समीकरण का हल यानी x और y के मान इस कटान बिंदु पर ही प्राप्त होते हैं। अब ये कैसे प्राप्त होते हैं ये आगे आने वाली क्लास में आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि किसी भी समीकरण का हल कब प्राप्त होता है कि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उसी कटान बिंदु पर इस x और y का मान हमें प्राप्त होता है। अब इस प्रश्नावली में आपको जो भी पढ़ना है, आपको कुछ कंडीशंस हम यहाँ पे बताएंगे, उस कंडीशंस को हमेशा याद रखेंगे और उसी कंडीशंस के आधार पर आपकी पूरी प्रश्नावली है जो कि आपको समझने में मदद करेगा। तो हम पहला कंडीशन ले लेते हैं। ये समझ गए आप कि x के साथ जो लिखा होगा वह हमेशा क्या होगा? a, और y के साथ जो लिखा होगा वह क्या होगा? b होगा, और जो अचर पद होगा वह क्या होगा? c। x के साथ a, y के साथ b, और जो अचर पद c। x के साथ a, y के साथ b, और
अचर पद c, अचर पद जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे c। अब दूसरा चीज, यहाँ जो 1 1 1 2 2 2 जो लिखे हैं तो इसका मतलब कहीं और नहीं है, बस 1 जहां लिखा हुआ समीकरण किससे मतलब है 1 से। अगर a1 लिखा हुआ है तो a1 का मतलब हुआ कि x के साथ में जो लिखा है वह तो है ही, लेकिन 1 का मतलब यहाँ किसमें है समीकरण वही x के साथ में यह भी लिखा है, x के साथ में यह भी लिखा है। तो इसको हम पता करने के लिए यानी कि इसको समझने के लिए हम 1 और 2 का इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन आपको हम बताते हैं कि पहला कंडीशन आपका रहेगा अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। अगर आपको ऐसा कंडीशन होता है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर ना हो, तब क्या होगा, तब ये होगा कि समीकरण का जो हल होगा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, समीकरण का अद्वितीय हल होगा। और रेखाएं, और हम बताएं अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या समझते हैं, अद्वितीय यानी कि जो द्वितीय ना हो, दूसरा ना हो, केवल अ का मतलब नहीं, यानी जो दूसरा ना हो, यानी इसका हल केवल व केवल एक ही हो, एक के अलावा दूसरा ना हो, उसे हम क्या कहते हैं अद्वितीय। यानी कि इस समीकरण का अगर कंडीशंस आपके पास ऐसा है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो जो समीकरण का हल होगा अद्वितीय होगा, केवल एक ही होगा, एक के अलावा दूसरा नहीं होगा। यह कब संभव है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों। देखिए हम यहां से समीकरण का मान यहाँ पे हमें नहीं याद करना है, हमें 2 समीकरण दिया रहेगा इस पूरी प्रश्नावली में, और हमें ये बताना है कि वो रेखाओं की स्थिति, रेखाओं का कंडीशंस कैसा है, उसी कंडीशंस के आधार पे और भी सारे सवाल पूछ लेंगे। कंडीशंस का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं है तो रेखाएं कैसे होंगी। कोई आपसे पूछ दिया कि रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती हैं, तो आप सीधे सीधे ये बताएंगे कि a1 बटे a2 बराबर अगर नहीं है b1 बटे b2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, और उसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो समीकरण का जो हल होगा ओनली 1 ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, यानी एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा नंबर कंडीशन आपको कुछ अगर ऐसा दिया हो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर न हो c1 बटे c2, तब क्या होगा। अगर इस प्रकार का कंडीशन है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो अगर यह बराबर नहीं है, यह बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और इसका हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर। देखिए हमने आपको बताया है कि x y का मान हमेशा उसी कंडीशंस में आता है जब रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करती। तो अगर रेखाएं क्या हो, समांतर हो जाएंगी, अगर रेखाएं समांतर हो जाएंगी, यानी इसको इधर हम चाहे जितना बढ़ा दें, चाहे इसको इधर जितना बढ़ा दें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तब समीकरण का मान, समीकरण का हल नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, और क्योंकि रेखाएं कैसे होंगी, समांतर। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि रेखाएं समांतर कब होती हैं, तो आप ये बताएंगे कि जब a1 बटे a2 बराबर तो होता है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर न हो, तो रेखाएं आपकी कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, और उन रेखाओं का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तीसरा नंबर, अगर आपको इस प्रकार का कंडीशन दिया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, लो अब तीनों बराबर है, तब क्या हो, अगर तीनों बराबर है, तीनों बराबर कहने का मतलब कि एक रेखा अगर यहां है तो दूसरी भी रेखा इसी पर है, अगर एक रेखा यहां है तो दूसरी रेखा भी इसी पर होगी, तो एक दूसरे को तो प्रतिच्छेद कर रही है, स्पर्श कर रही है, काट रही है, क्योंकि उसी पर जा रही है। लेकिन यहाँ पे था कि थोड़ा सा काट के निकल गई, तो इसका अंत मिल गया, क्योंकि एक जगह काटी तो एक ही हल है, और इसको तो प्रत्येक जगह पे काट रही है, और प्रत्येक जगह पे काट रही है, यानी इसका कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है, इसका हल अनंत चला जा रहा है, यानी जब तक मिलेगी तब तक काटेगी, इसलिए इसका हल कैसा होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। और रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं आपकी कैसी हैं, समपाती हैं,
रेखाएं कैसी हैं? समपाती, यानी एक ही पंक्ति में है, एक ही लाइन में है रेखाएं। तो रेखाएं समपाती कब होंगी? जब a1 बटे b2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 बराबर होगा। तीनों अगर आपस में बराबर होगा तो हल अनंत होगा, इसका कोई हल नहीं निकल पाएगा, अनंत होगा यानी हल निकलता चला जाएगा। और रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। ये देखिए आपके 3 कंडीशन दिए हुए हैं, इन तीनों कंडीशंस को आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, अगर यह कंडीशन मिलता है तो अद्वितीय हल, रेखाएं प्रतिच्छेदी। यह कंडीशन मिलता है तो कोई हल नहीं, रेखाएं समांतर। यह कंडीशन मिलता है तो अनंत हल और रेखाएं समपाती। अब देखिए आपके जो सवाल आएंगे इस प्रश्नावली में, उसमें दे देगा कि रेखाएं कैसी हो? प्रतिच्छेदी हो। तो इस कंडीशंस का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको लगाकर तुरंत अप्लाई कर देंगे। अगर आपको बोलेगा कि रेखाएं समांतर होंगी तो ये फला चीज ज्ञात कीजिए, तो आप इस कंडीशंस को लगा करके ABC का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर आपको रेखाएं समपाती बोलेगा तो आप इस चीज को लगा करके ABC या जो भी कुछ पूछेगा उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आपका कुछ जनरल टॉपिक है। आप इन तीनों प्रश्नावली 3 को हल करने से पहले ये जो तीनों कंसेप्ट आपको बताए गए, इन तीनों कंसेप्ट को आप कॉपी में लिखेंगे और इसको सबसे पहले याद करेंगे, ताकि आपको कहीं से भी प्रश्नावली में कोई भी चीज आ जाए कि प्रतिच्छेदी तो आप तुरंत बता देंगे, समांतर तो तुरंत बता देंगे, समपाती तो तुरंत बता देंगे। और ये चीज आपको जब याद रहेगा तो यकीन मानिए कि प्रश्नावली को हल करने में मजा आ जाएगा। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो 1 मिनट का समय निकाल करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि जी सर, मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं आपके प्रश्नावली 3 के पहले सवाल पर। तो इसको मैं रफ करता हूं। प्रश्नावली 3 का जो पहला सवाल है उसमें कहता है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल आपको याद होगा कि अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है, मैंने बोला था, याद कीजिएगा। तो अद्वितीय हल है, दर्शाना है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, यानी उस कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। इसमें देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है, कौन कौन सा है? 3x + 5y = 12, 3x + 5y = 12 पहला समीकरण। और ये क्या है? पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? 5x + 3y = 4, 5x + 3y = 4। ये आपका क्या है? दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों में सबसे पहला चीज कि हमने आपको जो कंडीशंस बताया था, फर्स्ट कंडीशन कि समीकरण का हल अद्वितीय कब होता है? जब आपका a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के। तो अगर इस कंडीशंस को फॉलो करता है यह समीकरण, तो जो दिया गया है वह सिद्ध हो जाएगा कि यह क्या है? अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 की अगर बात करें तो a1 का मान 1 का मतलब समीकरण एक, a का मतलब x के साथ में जो लिखा हुआ है, तो x के साथ में क्या लिखा हुआ है? 3। 1 का मतलब समीकरण b1, 1 का मतलब समीकरण b का मतलब जो y के साथ में क्या है? 5। c1, 1 का मतलब समीकरण एक, c का मतलब अचर पद, तो अचर पद कितना है? इसमें 12 है। इसी प्रकार a2, 2 का मतलब समीकरण 2, a का मतलब क्या है? x के साथ में, समीकरण 2 में x के साथ में क्या लिखा हुआ है? 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। b2, 2 का मतलब समीकरण 2, b का मतलब y के साथ में, तो y के साथ में 3 लिखा हुआ है समीकरण 2 में, तो y का मान b1 b2 का मान कितना हो जाएगा? 3। अचर पद कितना है समीकरण 2 में? 4 है। तो इस प्रकार से ये मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ लिखेंगे यदि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तो ये क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे a1 के जगह पे a1 का मान रख लेते हैं 3 बटे a2 के जगह पे क्या लिख लेते हैं? a2 का मान कितना? 5। b1 का मान कितना है? 5 है। और b2 का मान कितना है? 3 है। तो अब देखिए क्या यह कंडीशंस है? तो देखिए 3 बटे 5 क्या 5 बटे 3 के बराबर है? नहीं है बराबर। तो यह क्या है? बराबर नहीं है। अतः समीकरण का हल अद्वितीय है। समीकरण का हल कैसा है?
अद्वितीय है, यही चीज हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए हमें कंडीशंस, यह कंडीशन याद होना चाहिए। इस कंडीशंस को अगर फॉलो करेगा, अगर a1 बटे a2, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 का, तो समीकरण का हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 के जगह पे a1 का मान, a2 के जगह पे a2 का मान, b1 के जगह पे b1 का मान, b2 के जगह पे b2 का मान रख रहे हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर नहीं है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो समीकरण का हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं सवाल नंबर 2। दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल होंगे। और हमने अनेक हल बताया था लास्ट वाला एग्जांपल, रेखाएं समपाती। तो इसमें देखिए दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर कितना है? 5 है। ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 2 आपका है 6x माइनस 9y बराबर 15, 6x माइनस 9y बराबर कितना? 15। समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, सबसे पहले a1 a2 a3 का a1 a2 b1 b2 का निर्धारण कर लें। तो a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। a1 1 का मतलब समीकरण 1, a का मतलब x के साथ में, x के साथ में समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। x के साथ में क्या लिखा हुआ है? 2। b1 1 का मतलब समीकरण 1, b का मतलब 3, y के साथ में जो लिखा है, y के साथ में क्या लिखा हुआ है? 3। और इसी प्रकार से c1 1 का मतलब समीकरण 1 और c का मतलब अचर पद। समीकरण 1 में अचर पद क्या है? 5 है। तो ये आपका हो गया 5। अब अगला a2 समीकरण 2, 2 का मतलब समीकरण 2, a का मतलब x के साथ में 6 लिखा हुआ है और इसके साथ में हमेशा चिन्ह के साथ लिखना है। क्या लिखना है? चिन्ह के साथ। तो y के साथ में क्या लिखा है? 9 नहीं, -9। c2 कितना है? अचर पद कितना है? 15 है। अब हमें देखिए यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि इसके हल अनेक हैं। यानी क्या हल होंगे? इसके अनेक हल होंगे। तो अनेक हल कब होते हैं? कि लिखेंगे हम कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अगर होगा तो समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। कब? जब इस कंडीशंस को फॉलो करेगा समीकरण, तब। आइए देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। a1 का मान कितना है? a1 के जगह पे a1 का मान 2 और a2 का मान कितना है? 6 बराबर b1 का मान 3 और बटे में कितना है? -9 बराबर 5 बटे कितना है? 15। कुछ कटेगा पीटेगा भी, कटा लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 1 बटे 3 हो गया बराबर माइनस को ऊपर ले आते हैं। 3 1 कम 3 और 3 त्रिका 9, तो -1 बटे कितना हो गया? 3 हो गया बराबर ये एक बार में और ये 3 बार में। 5 1 कम 5, 5 3 15। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 1 बटे 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशंस कुछ ऐसा है। हाँ, यहाँ पे देखिए एक गलती हुई है कि यहाँ पे -3 था तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? -3। और यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस माइनस कट के कितना हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ पे देखिए तीनों a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों आपस में क्या है? 1 बटे 3, 1 बटे 3, 1 बटे 3, यानी तीनों आपस में बराबर है। लिखेंगे अतः समीकरण के अनंत हल होंगे। अनंत हल है, समीकरण के अनंत हल है। यही चीज हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम सवाल नंबर 3 पे चलेंगे। सवाल नंबर 3 जो है, सवाल नंबर 3 कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणों के निकाय का कोई भी हल न हो। कोई भी हल न हो, उसका कंडीशंस आपको बताए थे कि c1 बटे c2 बराबर नहीं होगा, लेकिन a1 बटे a2 आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे समीकरण नंबर 1 पहले, इसका तीसरा का जो पहला सवाल है, तीसरे के पहले सवाल में 2 समीकरण दिए हुए हैं। 8x + 5y बराबर 9, 8x + 5y बराबर 9 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है kx + 10y बराबर 15, kx +
10y बराबर कितना है 15। और बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, एक समीकरण का कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होता है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के बराबर तो होता है, लेकिन c1 बटे c2 आपस में बराबर नहीं होता। तो इस कंडीशंस को लेंगे। हमें देखिए यहाँ पे किसी ये ज्ञात नहीं करना है कि रेखाएं, मतलब ये सर्टिफाइड नहीं करना है कि इसके हल अनंत अनेक हल, हमें ये सर्टिफाइड नहीं करना है कि इसका कोई भी हल नहीं है। ये चीज तो दे रखा है, इसमें कंडीशन दे रखा है कि समीकरण का कोई भी हल नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। अब देखिए इसमें a1 a2 का मान अगर निर्धारित करें, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, तो मैंने इसको अच्छे से आपको बता रखा है। मैं बार बार वही चीज रिपीट नहीं करूंगा। आप लोग समझदार बच्चे हो, याद कर लोगे, लिख लोगे। a1 का मान 8 है, a2 का b1 का मान कितना है 5 है, c1 का मान कितना है 9 है, इसका मान k है और इसका मान कितना है 10 है और इसका मान कितना है 15 है। आइए रख देते हैं मान। a1 का मान कितना है 8, a2 का मान कितना है k, तो 8 बटे k हो गया बराबर b1 का मान कितना है 5, b2 का मान कितना है 10 बराबर नहीं, c1 का मान 9 और इसका मान 5। अब देखिए इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि k का मान याद करना है और k का मान इतने से ही आपका ज्ञात हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसका हम क्या कराएंगे तिर्यक गुणा और इसका कराएंगे इसके साथ गुणा। तो 10 में 8 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 80 बराबर k में 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5 के। हमें तो k का मान याद करना है, तो k का मान याद करने के लिए 5 को इधर भेजना होगा। 5 जब बॉर्डर पार होगा तो इसका नस्ल परिवर्तित हो जाएगा, गुणा में है तो इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 5 किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। 5 से इसको काटा जाएगा तो कितने बार में कटेगा 5 एकम 5, 30 बचा 6 पंचे 30 यानी 16 पंचे 80 होता है। तो 5 एकम 5 और 16 पंचे 80। तो k का मान यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, k बराबर कितना निकल के आया 16। यही आपका हो जाएगा आंसर। k का मान कितना आ गया 16, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका तीसरे का पहला सवाल कंप्लीट होता है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट आपका है कि कहता है कि इसका पहला समीकरण जो है kx प्लस 3y बराबर 3, kx प्लस 3y बराबर कितना है 3 है। और दूसरा समीकरण है 12x प्लस ky, 12x प्लस ky बराबर कितना है 6 है। अब इसमें भी दिया है कंडीशन कि समीकरण के मतलब समीकरण का कोई भी हल नहीं हो, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अब इसमें अगर मान देख लें a1 बराबर, तो a1 का मान कितना है k है, b1 का मान देख लें तो b1 का मान कितना है 3 है और c1 का मान अगर देख लें तो इसका भी मान 3 है। इसी प्रकार a2 का मान कितना है 12 है, b2 का मान कितना है k है और c2 का मान कितना है 6 है। c2 का मान कितना है 6 है बराबर कितना है 6। अब आइए मान रखते हैं a1 की जगह पे a1 का मान कितना k, a2 की जगह पे a2 का मान कितना 12, b1 की जगह पे b1 का मान कितना 3, b2 का मान k बराबर नहीं है, c1 का मान कितना है 3 है, सॉरी यहाँ पे कितना लिख लेंगे 3 लिख लेंगे और c2 का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6। इससे हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को लेंगे क्योंकि k का मान ज्ञात करना है। k में k का गुणा होगा तिर्यक गुणा, जैसे पिछली बार पढ़ाए थे। तो k में k का गुणा होगा तो k इंटू k आ जाएगा आपका k स्क्वायर बराबर 12 तिहाई 36। 12 तिहाई कितना होगा 36। हमें k का मान याद करना है, ना कि k स्क्वायर का। तो स्क्वायर जब बॉर्डर के उस पार जाता है तो इसका नस्ल परिवर्तित होके बन जाता है अंडर रूट।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 36। अब आपको अगर वर्गमूल याद हो तो अंडर रूट 36 किसका मान होता है? अंडर रूट 36 किसका मान होता है? अंडर रूट 36 मान होता है 6 का, क्योंकि 6 छाक कितना होता है? 36। अगर हम देखिए इसका मेथड क्या है कि 36 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट रहेगा, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और एक शाश्वत सत्य है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 6 बचेगा। यानी कि जब कभी भी कोई भी संख्या वर्गमूल के रूप में हो तो उसका हम स्क्वायर करते हैं और उस स्क्वायर से रूट को हटा देते हैं। तो यहाँ पे 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो यानी कि k का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 6। और जब कभी भी अंडर रूट हटता है तो एक चिन्ह आता है प्लस और माइनस का। ये चीज क्या है? 6। अगर हम -6 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा, अगर +6 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा? 36 आएगा। इसलिए माइनस और प्लस दोनों को लिया जाता है, तो k का जो मान आएगा माइनस प्लस कितना आ जाएगा? 6। तो इस तरह से तीसरे का दूसरा पार्ट समाप्त होता है। अब आइए देखते हैं तीसरे का इस प्रकार से है, इसमें भी समीकरण दिए हुए हैं। तीसरे का तीसरा पार्ट, तीसरे का तीसरा कुछ इस प्रकार से है। समीकरण दिया हुआ है kx - 5y, kx - 5y इक्वल टू कितना दिया है? इक्वल टू दिया है 2, और इसका दिया है 6x + 2y = 7। तो 6x + 2y = 7, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। कंडीशंस वही है, प्रश्नानुसार वही रहेगा। प्रश्नानुसार a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखिए कहेंगे आप लोग कि ये कहाँ से आ गया, तो इसीलिए बताया था कि जब हम आपको बेसिक्स पढ़ा रहे थे तो इसको याद रखेंगे कि जब कभी भी पूछेगा कि इसके हल नहीं होंगे, अनंत हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे, तो तुरंत आपको जो 3 कंडीशन हमने बताया था वो आपको दिमाग में आना चाहिए। इसमें कह रहा है कि इसके हल क्या है? हल प्राप्त नहीं होते। तो हल कब प्राप्त नहीं होते? जब कंडीशन ये रहता है तब। अब a1 बराबर क्या है? k है। b1 बराबर क्या है? -5 है। c1 बराबर क्या है? 2 है। उसी प्रकार a2 बराबर कितना है? 6 है। b2 बराबर कितना है? 2 है। और c2 बराबर कितना है? 7 है। अब देखिए, आइए मान रखते हैं a1 का मान कितना है? k, a2 का मान कितना है? 6, b1 का मान कितना है? -5, b2 का मान कितना है? +2, और c1 का मान इक्वल टू c1 का मान कितना है? 2, और c2 का मान कितना है? 7। इससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है, हमें k का मान ज्ञात करना है। तिर्यक गुणा 2 का k में गुणा होगा तो 2k बराबर 6 का 5 में गुणा होगा तो 6 × 30, चिन्ह रहेगा किसका? माइनस का। हमें k का मान चाहिए ना कि 2k का, तो 2 को बॉर्डर के उस पार करेंगे और बॉर्डर के उस पार करने पे नस्ल परिवर्तित हो जाता है, और ये इनटू में है, गुणा में है, तो इस साइड में जाके किसमें हो जाएगा? भाग का गुणा, गुणा का भाग, जोड़ का घटाना, घटाना का जोड़। तो यहाँ पे ये कितना है? -30 है। गुणा से किसमें आ जाएगा? भाग में। तो 2 एकम 2 और 15 गुना कितना होगा? 30 होगा। तो यानी k का मान जो आपका आया, यहाँ पे जो k का मान आया कितना आ रहा है? माइनस चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में कितना आ रहा है? 15/1 यानी 15। तो k का मान कितना आया? -15। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से तीसरे का तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और चैनल पर आप हमारे नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।